दोस्तों आज की कहानी हमारे बरसों पुराने पड़ोसी श्रीलंका की है। दोनों देशों की कहानी 100-200 नहीं बल्कि पूरे 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। श्रीलंका इंडियन माइथोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। केवल माइथोलॉजी ही नहीं बल्कि दोनों देशों की जियोग्राफिकल लोकेशन भी इनके रिलेशंस में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इन्हीं फैक्टर्स के चलते इंडिया और श्रीलंका के लोग आपस में स्ट्रॉन्ग सोशल और कल्चरल टाइज के साथ साथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज भी मेंटेन करते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कई चैलेंजेस देखने को मिले। इसमें चाइना सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा। कुछ स्कॉलर्स का तो कहना है कि साउथ एशिया में इंडिया और चाइना के बीच सबसे ज्यादा मुठभेड़ कहीं देखने को मिली तो वो थी श्रीलंका में। पिछले साल नदन बॉर्डर्स में हुए डेडली गलवान वैली क्लैश के बाद ये दोनों देश साउथ में श्रीलंका की धरती पर कई झगड़ों में उलझते दिखाई पड़े। हालांकि उस दौरान कई बार श्रीलंका के ऊपर चाइना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन आज श्रीलंका को यह समझ आ चुका है कि केवल इंडिया ही उसका एकमात्र सहारा है। श्रीलंकन लीडर्स कहते हैं कि चाइना में बी आवर फ्रेंड बट इंडिया इज आवर ब्रदर। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम अपने फ्रेंड्स और एनिमीज बदल सकते हैं, लेकिन नेबर्स हमेशा वही रहते हैं। श्रीलंका आज ये बात समझ चुका है कि दोस्त बहुत बाद में काम आते हैं, सबसे पहले जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देश ही काम आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आपका सारा सस्पेंस दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर GL पेरिस इस वीक इंडिया में 3 डे विजिट के लिए मौजूद थे। ये विजिट उस समय देखने को मिली जब श्रीलंका एक के बाद एक क्राइसिस से गुजर रहा है। फूड हो, फ्यूल हो या फाइनेंसेस, वो आज हर चीज की एक्यूट शॉर्टेज का शिकार हो रहा है। उनके पास फूड और फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका की यह हालत किस वजह से हुई, तो दोस्तों इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला तो है कोविड-19 पैंडेमिक और दूसरा चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। दोस्तों, श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री उनके GDP में मैसिव 10% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये इंडस्ट्री बंद हो गई, जिससे यहाँ विदेशी मुद्रा भी आनी बंद हो गई। देखते ही देखते श्रीलंका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फूड और फ्यूल के प्राइसेस आसमान छूने लगे। फॉरेन रिजर्व्स के नाम पर आज उनके पास कुल $1.6 बिलियन बाकी हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज श्रीलंका के ऊपर $26 बिलियन का कर्ज है और उनको इस साल इन लोन्स पर $7.6 बिलियन का भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना है। तो आप देख सकते हैं कि आज श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। आज श्रीलंका लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने और देश में एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई को इंश्योर करने के बीच फंस गया है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट IMF से मदद नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि IMF के लोन्स स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आते हैं, जहां गवर्नमेंट को इकोनॉमी पर अपनी पकड़ ढीली करके उसको IMF के हवाले करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बाकी देशों से लोन्स लेने का तय किया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इस बीच श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजापक्षा ने इंडिया आकर गवर्नमेंट से मदद की गुहार लगाई। तो जब श्रीलंकन इकोनॉमी चकनाचूर होने की कगार पर है, उस समय इंडिया ने ही आगे आकर उसका साथ दिया। इस मीटिंग में एक सपोर्ट पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें इंडिया की तरफ से श्रीलंका को फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज, एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज और कुछ लोन एग्रीमेंट्स प्रोवाइड किए गए। साथ ही श्रीलंकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने की भी बात की गई। इंडियन सपोर्ट की वजह से ही श्रीलंका अपने कुछ लोन्स का समय रहते भुगतान करने में सफल हो पाया। फॉरेन मिनिस्टर GL पेरिस ने रिसेंट विजिट में इस मैसिव सपोर्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्राइसिस में क्या उन्होंने चाइना से मदद नहीं मांगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि लास्ट ईयर दिसंबर में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी श्रीलंका के दौरे पर आए थे। इस विजिट के दौरान श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनसे श्रीलंका के डेट बर्डन को रिलैक्स करने की मांग की। साथ ही जरूरत की चीजों को इंपोर्ट करने के लिए चाइना से फ्लेक्सिबल ट्रेड स्कीम्स की भी मांग की, लेकिन इन दोनों ही डिमांड्स को चाइना ने इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों, जो चाइना श्रीलंका के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम्बनटोटा या फिर ब्रांड न्यू कोलंबो पोर्ट सिटी में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स करके खुद को श्रीलंका का प्राइमरी डोनर बताता था, वो इस क्राइसिस के समय उनका साथ देने से
पीछे हट गया, और वो भी एक ऐसी क्राइसिस जिसमें चाइनीज लोन्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, पिछले एक दशक से चाइना श्रीलंका की इन्वेस्टमेंट्स में 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि इंडिया कुल 10%। लेकिन दूसरी तरफ आज चाइना श्रीलंका के फॉरेन डेट का 10% अकेला होल्ड करता है। साथ ही साथ वो हम्बनटोटा पोर्ट को अपने कब्जे में ले चुका है, और अब उसकी नज़र श्रीलंका के बाकी नेशनल एसेट्स पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका आज चाइना से डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना के इसी बिहेवियर की वजह से श्रीलंकन सिटीजन्स को आज ये रियलाइज हो रहा है कि अपने सारे कीमती एसेट्स यूं चाइना की झोली में डाल देना उनकी सोवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वो समय रहते अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और ऐसे में उनका ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड यानी कि इंडिया एक नेचुरल चॉइस बनकर सामने आया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो सब पैंडेमिक से हिट हुई इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अप्रैल में देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर अचानक से बैन लगा दिया। गवर्नमेंट के अनुसार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर शिफ्ट करने से उनको $400 मिलियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स का फायदा हो सकता है। लेकिन यूँ अचानक से लगा बैन वहाँ के फार्मर्स के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए और उसका सीधा असर फूड शॉर्टेज के रूप में देखने को मिला। फूड आइटम्स के दाम तेजी से ऊपर गए और श्रीलंका की बिगड़ती हुई इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब हो गई। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 99,000 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाइना के क्विंगडाओ सियाविन बायोटेक ग्रुप से खरीदने का फैसला किया। लेकिन जब ये फर्टिलाइजर्स चाइना पहुंचे तो उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए, यानी कि इन फर्टिलाइजर्स में मिलावट की गई थी। इसी के चलते श्रीलंका ने इनको लेने से मना कर दिया। उनके कोर्ट ने स्टेट बैंक को इस ऑर्डर की पेमेंट करने से मना कर दिया, जिसके बाद चाइनीज एम्बेसी ने इस बैंक को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया। ये चाइना और श्रीलंका के बीच एक सीरियस टसल बनकर उभरी। खैर, इसी दौरान इंडिया ने प्रायोरिटी बेसिस पर 100 टन्स नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स श्रीलंका को प्रोवाइड किए। हम देख सकते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में श्रीलंका की किसी ने मदद की तो वो था इंडिया। दोस्तों, इसी के चलते आज श्रीलंका इंडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल और सिक्योरिटी टाइज बिल्ड कर रहा है, और ये सब वो चाइना की कॉस्ट पर कर रहा है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें कोलंबो पोर्ट के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों, असल में श्रीलंका की प्रीवियस सिरिसेना गवर्नमेंट ने 2019 में इंडिया और जापान के साथ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट की डील साइन की थी, लेकिन ट्रेड यूनियंस इस चीज़ को लेकर नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि पोर्ट का 49% हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जाए। वो चाहते थे कि श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी ही इसको पूरी तरह कंट्रोल करे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन ट्रेड यूनियंस को चाइना के द्वारा भड़काया गया था। खैर, इस सब के चलते राजपक्सा गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में इस डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद श्रीलंका ने इंडिया और जापान को इस पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को बिल्ड करने का ऑफर दिया, और सितंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा अडानी ग्रुप को एलोकेट कर दिया गया। यानी कि चाइना के ना चाहते हुए भी ये प्रोजेक्ट इंडिया को दे दिया गया। इसी कड़ी में ट्रिंकोमली ऑयल फार्म प्रोजेक्ट ने चेरी ऑन द टॉप का काम किया। इस डील को सबसे पहले इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के तहत 1987 में प्रपोज किया गया था। उसके बाद यहाँ कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये डील क्लियर नहीं हो पाई। 35 सालों से ये डील अटकी हुई थी और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन में एक कांटे का काम कर रही थी। ट्रिंकोमली श्रीलंका की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ने वाली एक पोर्ट सिटी है जो चाइना बे के नज़दीक पड़ती है। यहाँ पर ये ऑयल फार्म ब्रिटिशर्स के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। इसकी टोटल कैपेसिटी 99 टैंक्स की है, यानी कि लगभग 1 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल स्टोर कर सकता है। ये फार्म इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बहुत नज़दीक है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक है। दोस्तों, जो डील एक टाइम पर इम्पॉसिबल दिखाई पड़ 30 सालों बाद फाइनली इंडिया के हाथ लग चुकी है। जी हाँ, पिछले महीने दोनों देश इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट को साइन कर चुके हैं। इस डील के तहत इंडियन ऑयल कंपनी की श्रीलंका ब्रांच यानी कि लंका आईओसी को 14 टैंक्स और श्रीलंका की सीपीसी यानी सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 24 टैंक्स दिए जाएंगे और बाकी बचे 61 टैंक्स ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड नाम के ज्वाइंट वेंचर को दिए जाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ ये डील चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाइना के द्वारा बिल्ड किए जाने वाले 3 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स चाइनीज प्राइवेट कंपनी के द्वारा श्रीलंका के 3 नदन आइलैंड्स डेल्फ्ट, नागादीप और अनालधीवु पर बिल्ड किए जाने वाले हैं।
ये तीनों आइलैंड इंडिया के सदर्न कोस्ट के बहुत नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए इंडिया यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस नहीं चाहता था। इसी के चलते इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट को मांगा और उनको ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन चाइना की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था और चाइना का श्रीलंका के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन कुछ महीनों बाद इंडिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा और चाइना को इस प्रोजेक्ट से भी हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का ग्लैमर आज फेड होता नजर आ रहा है। दोस्तों, केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि श्रीलंकन तमिल्स भी अपने हक के लिए इंडिया का ही सहारा ले रहे हैं। उनको भी लगता है कि केवल इंडिया ही उनका एकमात्र सहारा है। और वो क्यों, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के तमिल लॉ मेकर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने पीएम मोदी से प्रेसिडेंट राजापक्सा को 13th अमेंडमेंट के सभी प्रोविजंस को अडॉप्ट करने के लिए प्रेशराइज करने की मांग की। 1987 में हुए इंडिया श्रीलंकन अकॉर्ड्स के दौरान ये अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स के राइट की बात की गई थी। लेकिन इंडिया के बार बार कहने के बावजूद इसको आज तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर की इस लेटेस्ट विजिट में इंडिया ने श्रीलंकन तमिल्स की इस मांग को भी सामने रखा। उन्होंने एक यूनाइटेड श्रीलंका के अंडर तमिल कम्युनिटी के लिए इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्ट इंश्योर करने के लिए 13th अमेंडमेंट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की मांग की। इसके अलावा फरवरी 28, 2022 को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंकन आर्मी से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पर चर्चा होने वाली है। कहा जाता है कि 2009 में हुए सिविल वॉर के दौरान श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस ने श्रीलंकन तमिल्स के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। हालांकि इस इशू को लेकर लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, लेकिन इंडिया ने इस पे वोट अब्सटेन कर दिया था। लेकिन तमिलियन पॉपुलेशन इस इशू पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया इस इशू पर उनका सपोर्ट करे। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन से हम ये देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका के पास एक ही चॉइस है और वो है इंडिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस विजिट के दौरान साफ शब्दों में इस चीज़ की पुष्टि की। उनके मुताबिक इंडिया उनका एकमात्र ऐसा एलाई है जिस पर वो हर वक्त भरोसा कर सकते हैं। इंडिया ने उनको हमेशा सहारा दिया है और हर मुश्किल घड़ी में इंडिया उनकी स्ट्रेंथ बनकर सामने आया है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि इंडिया इस रीजन की बिगेस्ट इकोनॉमी है और श्रीलंका इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता है। उनके मुताबिक श्रीलंका और इंडियन इकोनॉमी का ये इंटीग्रेशन दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रीलंका की इकोनॉमिकल हालत की और भारत कैसे उनका इस वक्त एकमात्र सपोर्ट है। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।